हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू प्रोवेस 247। आप सभी का मेरे चैनल प्रोवेस 247 में अभिनंदन है। और आप सब लोग कैसे हैं, अच्छे हैं कि नहीं। एंड आज ऐसा है कि आज हम जो आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, जो रेलवे के एनटीपीसी के एग्ज़ाम में साइंस पूछी जाती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इस तरह के मतलब जो है। तो आपको मैं फिजिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो रेलवे के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टैट का एग्ज़ाम हो गया, उसमें भी कभी कभी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। टैट के एग्ज़ाम के लिए, सी टैट के एग्ज़ाम के लिए, यूपी टैट के एग्ज़ाम के लिए, देन एसएससी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है मोस्टली इंपॉर्टेंट तो एनटीपीसी के लिए है, और इनमें से आपको सी टैट में, यूपी टैट में भी हेल्प मिलेगी। और आपको इसमें जो है कि एसएससी के एग्ज़ाम में भी हेल्प मिल सकती है। तो हम वो क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, और बड़ा इजी क्वेश्चन है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको हर चीज़ डिस्कस करेंगे, बताएंगे। लेकिन मैं आज जो आपसे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसकी वीडियो मैं आपको कल दूंगा, ठीक है ना। कल आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। देन बेसिक बताऊंगा, हर चैप्टर वाइज चैप्टर लेके चलेंगे, विद न्यूमेरिकल भी लेके चलेंगे इसके साथ हम। तो आज पहले एनटीपीसी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, सी टैट यूपी टैट में भी इसकी हेल्प आपको मिल सकती है, ठीक है। तो आपसे जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा जब कभी कभी काले कपड़े पहन लेते हैं तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, और सफ़ेद कपड़े पहनते हैं या सफ़ेद शर्ट टी शर्ट जो भी पहनते हैं तो उसमें हमें थोड़ा ठंडक लगती है, ना कि मतलब काले कपड़े के कंपैरिजन में शीतल जो मतलब सफ़ेद कपड़े होते हैं उसमें हमें गर्मी कम लगती है सफ़ेद कपड़ों में। ये आप सब लोग जानते हैं। आप एक बार खुद देखिएगा, कभी काले कपड़े पहन के जाइएगा, धूप में निकलिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, और जब आप सफ़ेद कपड़े जाएंगे तो उसके कंपैरिजन में पसीना इतना आएगा नहीं, मतलब ठंडे होते हैं उसके कंपैरिजन में। तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है कि अपने पास पहुँचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। क्या ये ऑप्शन हो सकता है? अच्छा चलो सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन ये है इसका कि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वो उसे वे परावर्तित कर लेते हैं, ठीक है। चलो ये भी, प्रकाश भेदन नहीं होने देते, सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देते हैं। देखो इधर मेरा मानना है, जब एक बात बताओ, गर्मी हमें कब लगती है। होता है क्या है कि सफ़ेद कपड़े शीतल यूं होते हैं कि जब भी कोई प्रकाश से किरणें निकलती हैं और जब प्रकाश पहुंचता है तो उसको परावर्तित कर देती हैं। क्या कर देती हैं? परावर्तित कर देती हैं, जिससे कि हमें सफ़ेद कपड़ों में शीतलता महसूस होती है, मतलब शीतलता होती है, मतलब इतनी गर्मी हमको नहीं लगती। तो इसका आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन होगा। ऑप्शन क्या होगा इसका? बी, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गई होगी बात कि काले वस्त्रों की अपेक्षा श्वेत वस्त्र शीतल होते हैं। इसमें होता है ऐसा क्यों है कि श्वेत वस्त्र प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, जबकि काले वस्त्र प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको। तो इस कारण श्वेत वस्त्र शीतल और काले वस्त्र गर्म होते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये इसका आंसर होगा, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो काले वस्त्र होते हैं प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, और सफ़ेद वस्त्र जो होते हैं प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर होगा। ये एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है रेलवे के एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये हर कोई जानता होगा, ऑलमोस्ट स्टूडेंट जानते होंगे, जरा सी भी उन्होंने तैयारी की होगी तो, ठीक है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। पृथ्वी है क्या? पृथ्वी निम्नलिखित में से है क्या चीज? पृथ्वी क्या है? पहला ऑप्शन, पृथ्वी निम्नलिखित में क्या चीज है, ये पूछ रहा है आपसे कि ऊष्मा की अच्छी परावर्तक है। देखो मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा, परावर्तक क्या होता है, ऊष्मा, ये तो सब मोस्टली आपको चीज़ पता होगी, लेकिन आपको हर चीज़ एक बेसिक बताऊंगा, चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी क्योंकि एनटीपीसी का एग्जाम में भी शायद अगस्त में हो, सितंबर में, अक्टूबर में, मतलब कमिंग पहले एनटीपीसी का ही होगा। ऊष्मा की गैर अवशोषक है, सेकेंड ऑप्शन ये था। एंड ऊष्मा, थर्ड ऑप्शन क्या है कि ऊष्मा की अच्छी अवशोषक, ठीक है, ऊष्मा की अच्छी अवशोषक और अच्छी विकिरक है। और थर्ड ऑप्शन क्या है? ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक है, ठीक है ना। तो पृथ्वी है क्या? पृथ्वी क्या है? ऊष्मा की तो एक तो खराब अवशोषक है और खराब विकिरक है। तो ये आपका आंसर होगा। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन फोर्थ होगा, डी होगा। आंसर क्या होगा इसका? डी, क्योंकि ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर होगा, ये ध्यान रखिएगा, खराब अवशोषक और खराब विकिरक होती है क्या? पृथ्वी। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। अब हर एक बार देखते चलिएगा गौर से, वो आपको क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है?
कृष्ण कृष्ण का विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंग दैर्ध्य कैसा होता है? तरंग दैर्ध्य कैसा होता है ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? तापमान बढ़ने पर बढ़ जाता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या दे रहा है? तापमान बढ़ने पर घट जाता है। कृष्ण का विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंग कैसा होता है? भाई देखो उधर, और सभी तापमानों पर, थर्ड ऑप्शन दे रखा है सभी तापमानों पर एक समान होता है क्या? और तापमान परावर्तित होने पर किसी निश्चित ढांचे पर नहीं चलता, ठीक है। अब तो इसका जो एक हमारा देखें कि तापमान बढ़ने पर घट जाता है, तापमान बढ़ने पर ये घट जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कृष्ण का होता है उसका तापमान बढ़ने पर विकिरण, जो विकिरण होता है वो उसकी एक एंड हाईएस्ट पोजीशन पर होता है, लेकिन उसकी तरंगदैर्घ्य जो होती है, जो वेवलेंथ जो होती है वो क्या हो जाती है? घट जाती है। तरंगदैर्घ्य क्या हो जाती है? घट जाती है। यदि तापमान घटता है, अगर तापमान घटेगा तो तरंगदैर्घ्य बढ़ जाएगी। बात ध्यान रखना, जब तापमान बढ़ने पर जो विकिरण होता है वो हाईएस्ट पोजीशन पर होगा, तब लेकिन उसकी तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगी? घट जाएगी, कम हो जाएगी। और जब तापमान घटता है तो तरंगदैर्घ्य बढ़ जाती है। मतलब जस्ट रिवर्स है एक दूसरे की चीज। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है उच्चतम अवस्था पे होगा तो तापमान बढ़ने पर वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक है ना। और जब उच्चतम अवस्था पर पहुंच तरंगदैर्घ्य कैसा, और निम्न अवस्था पर पहुंचने पर कैसा होता? जस्ट उल्टा हो जाता, तापमान घटता है तो तरंगदैर्घ्य बढ़ जाती है। तो इसका आंसर हमारा जो होगा बी होगा, क्योंकि तापमान बढ़ने पर घट जाता है। मैंने आपसे क्या बोला? जब तापमान एक हाईएस्ट पोजीशन पर होगा तो तरंगदैर्घ्य घटेगी, और तापमान अगर लोएस्ट पोजीशन पर होगा तो तरंगदैर्घ्य बढ़ जाती है। तो इसका आंसर हमारा जो होगा तापमान बढ़ने पर घट जाता है। अच्छा ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। कोई दो पोजीशन है, उनके बीच ऊष्मा की प्रवाह की दिशा कैसी निर्भर करती है? उनके विशिष्ट ऊष्मा पर करती है, उनकी गुप्त ऊष्मा पर करती है, उनके अपने अपने तापमान पर करती है, ऊष्मा की उनकी अपनी अपनी मात्रा पर करती है। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा आंसर होगा उनके अपने अपने तापमान पर करती है। ऐसा क्यों होता है? जब कोई दो निकाय होते हैं के बीच में जो ऊष्मा का जो प्रवाह होता है, उन निकायों के जो तापांतर टेम्परेचर होता है, तापानंतर जिसे कहते हैं, के कारण होता है। ऊष्मा हमेशा जो होती है ऊंचे ताप की वस्तु से नीचे ताप की ओर जाती है, ऊंचे ताप की वस्तु से नीचे ताप की वस्तु की ओर जाती है, और कुछ समय बाद उन्हें समान ताप पर ले आती है। आपको बात समझ में आ रही होगी? मतलब जब कोई ऊंचे ताप की वस्तु से वो नीचे ताप की वस्तु की ओर लाएगी, और फिर उसके कुछ समय बाद उसे समान ताप पर ले आती है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। तो उनके अपने अपने तापमान पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है। बात समझ में आ गई? अगर भाई जब ऊष्मा हमेशा, मैंने क्या बोला, ऊंचे ताप की वस्तु से नीचे ताप की वस्तु की ओर आती है, और कुछ समय बाद वो क्या करती है? समान कर देती है, बैलेंस कर देती है। तो इस वजह से हमारा आंसर क्या होगा? अपने अपने तापमान पर करती है, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। प्लांक नियतांक की यूनिट क्या है? प्लांक नियतांक की यूनिट क्या है? आपने पढ़ा होगा प्लांक नियतांक, आपको पढ़ा होगा E बराबर होता है h न्यू के, ठीक है। h न्यू का साइन होता है, आपको पता होगा ये, एक मिनट। E बराबर होता है h न्यू। E क्या है आपकी? यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। और H क्या होता है आपका? प्लांक कांस्टेंट होता है, प्लांक कांस्टेंट जिसे कहते हैं प्लांक नियतांक। और न्यू जो होता है इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। एक बार फिर से बता देता हूं, आ नहीं रहा इस पे। E बराबर होता है h न्यू। E होती है एनर्जी, और H होता है प्लांक कांस्टेंट, प्लांक मतलब प्लांक नियतांक जिसे हिंदी में कहते हैं हम, और न्यू जो होती है इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी होती है। तो हमारा H बराबर जो निकल के आएगा, प्लांक नियतांक बराबर आएगा
ई अपॉन न्यू, मतलब एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये एच निकल आया। प्लांक नेतांक को हमेशा हम एच से प्रदर्शित करता है। अभी मैंने आपको बताया कि एच क्या चीज़ है, प्लांक कांस्टेंट है। एच क्या चीज़ है हमारा, एंड प्लांक कांस्टेंट जिसे हिंदी में कहते हैं प्लांक नेतांक है, इसको एच से प्रदर्शित किया जाता है। और एसआई पद्धति में, मेरी बात को ध्यान सुनना, एसआई पद्धति में इसका मान, एक आगे देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा। एसआई पद्धति में मतलब एसआई सिस्टम जो ये निकल आता है, आपको पता होगा एसआई एमके सीजीएस पद्धतियाँ होती हैं, तो हम एसआई पद्धति में इसका जो मान होता है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड होता है। क्या होता है? जूल सेकंड होता है। एसआई पद्धति में इसका मान 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड होता है। अगर मैं इसकी सीजीएस पद्धति में बात करूं, सेंटीग्राम सेकंड, ठीक है ना, एंड सीजीएस पद्धति में इसका जो मान होता है वो क्या होता है, हम प्लांक नेतांक की बात कर रहे हैं, 6.626 इंटू 10 की पावर -27, क्या होता है, -27, ये भी क्या होता है, जूल सेकंड होता है। तो आप याद रखिएगा यहां पे, क्योंकि सीजीएस पद्धति में इसका जो मान होता है वो क्या होता है, 6.626 इंटू 10 की पावर -27 होता है, ठीक है ना, और जूल सेकंड होता है। और एसआई पद्धति में इसका जो मान होता है 6.626 जूल पर सेकंड होता है। तो ये आपको याद हो गया होगा, अगर नहीं भी याद है तो एक बार फिर से और बता देते हैं, आप लिख लीजिएगा। एसआई पद्धति में इसका जो मान होता है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड। और एमकेएस पद्धति में, सॉरी सीजीएस पद्धति में, एक मिनट, सीजीएस पद्धति में इसका जो मान होता है वो होता है 6.626 इंटू 10 की पावर -27 अर्ग सेकंड होता है, ठीक है ना, हम गलती कर गए थे, अर्ग सेकंड, अर्ग सेकंड होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 6.26 इंटू 10 की पावर -27 अर्ग सेकंड होता है। क्या होता है? अर्ग सेकंड, ठीक है ना। सीजीएस, जो सीजीएस पद्धति में होता है इसका मान, फिर लिख देते हैं अगर नहीं आपको दिखाई दे रहा हो, 6.626 इंटू 10 की पावर -27 अर्ग सेकंड, अर्ग सेकंड होता है, ठीक है ना। तो अगर प्लांक नेतांक की जो इकाई होती है वो जूल सेकंड होती है, प्लांक नेतांक की जो इकाई होती है वो क्या होती है, जूल सेकंड, ऑप्शन होगा इसका पहला। इसने तो सिर्फ यूनिट पूछी थी, अपनी इकाई पूछी थी, तो इकाई जो होती है उसकी जूल सेकंड होती है। तो याद होना चाहिए आपका जो एसआई पद्धति में प्लांक नेतांक का जो मान होता है वो 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड होता है, तथा सीजीएस पद्धति में इसका मान जो होता है 6.626 इंटू 10 की पावर -27 अर्ग सेकंड होता है। देखो ये भी सब निकाल लिए जाते हैं, जब आपको हम पढ़ाएंगे तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा, सेंटीग्रेड अर्ग में कैसे बदलते हैं जूल को, ये सब निकल आता है, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है आप लोगों से कि एक श्वेत, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है, सफेद हो और चिकनी हो, वो सतह कैसी होती है, क्या करती है, उसका काम क्या है। ऑप्शन हमारा दे रखा है इसमें, इसने ये बोला है कि ताप की अच्छी अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है, और ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है। ये बात ध्यान रखना, जो श्वेत तथा चिकनी सतह होती है इसका आंसर हमारा होगा वो जो टेम्परेचर होता है उसकी तो खराब अवशोषक होगी तथा अच्छी परावर्तक होगी, ठीक है ना। ताप की खराब मतलब उसको अवशोष जो उसका अवशोषण जो करती है उसके लिए खराब होती है, और परावर्तक
के लिए अच्छी होती है। तुम्हारा मतलब आंसर क्या होगा, अच्छी परावर्तक होगी, श्वेत तथा चिकनी सतह, और ताप की खराब अवशोषक होती है, यही हमारा आंसर होगा। ना कि ताप की अच्छी अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक, ये भी नहीं होता है, और ना कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा मेरा कि ताप की अच्छी अवशोषक तथा खराब परावर्तक, और ना ही मेरा आंसर ये होगा ताप की खराब अवशोषक तथा खराब परावर्तक। तो ये भी मेरा आंसर नहीं है, ना ही मेरा ये आंसर है। सिर्फ ऑप्शन जो होगा इसका बी ऑप्शन होगा। कौन सा आंसर होगा, बी, मतलब ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है। ठीक है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अब क्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती, अब क्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती। पहला ऑप्शन क्या है, अवक्रिया के ताप पर, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन क्या है इसका, कि उस पथ पर जिसमें अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। ठीक है, देखिए अवक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती। थर्ड ऑप्शन क्या है, कि अवकारकों तथा उत्पादों के भौतिक स्थिति पर। और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, चाहे अवक्रिया स्थिर दाब पर की गई या स्थिर आयतन पर की गई। देखिए इधर इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो अवक्रिया ऊष्मा जो होती है वो अवक्रिया के ताप पर अभिकारकों और उत्पादकों की भौतिक जो स्थितियां होती हैं, जो फिजिकल कंडीशन जो होती है, तथा स्थिर दाब तथा स्थिर आयतन पर निर्भर करती है। जबकि अवक्रिया ऊष्मा उस पथ पर जिसमें अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है निर्भर नहीं करती। अवक्रिया से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा अवक्रियाओं के अवकारकों उत्पादकों की भौतिक स्थिति पर निर्भर करती है। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आंसर क्या होना चाहिए, तो अवक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती। उसने पूछा नहीं करती, अगर करती तो वो स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर निर्भर करती, पर उसने पूछा है नहीं करती, तो वो किस पर नहीं करती, उस पथ पर जिसमें अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता। हम इस बात पर ध्यान देना होगा। अगर ये कहता है कि ऊष्मा निर्भर करती, तो हमारा आंसर होगा स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर निर्भर करती है इसकी भौतिक स्थिति अभिकारक और उत्पादों के बीच में। ठीक है, ये भी आंसर होता मेरा, भौतिक स्थिति पर स्थिर दाब पर की गई, तो मतलब ये दोनों कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो जाती, ताप पर भी भौतिक स्थिति पर, ये सारा हमारा होता। लेकिन उसने पूछा है कि अवक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती, तो वो किस पर नहीं करती, नहीं करती तो उस पथ पर जिसमें अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जा सके। बाकी हमारी सारी शर्तें इसकी बिल्कुल सही होती। ठीक है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में, किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्न में से कौन सी कसौटी अपनाई जाती है। ठीक है, एक बात बताओ, कोई भी धातु, किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्न में से कौन सी कसौटी अपनाई जाएगी। आप खुद बताइए कौन सी कसौटी अपनाई जानी चाहिए। मतलब हमें अधिक विशिष्ट ऊष्मा चाहिए भाई, तभी तो भाई किसी भी धातु है, किसी को हमें पिघलाना है तो हमें क्या चाहिए, अधिक विशिष्ट ऊष्मा चाहिए। ठीक है, तो कौन सी कसौटी अपनाई जाती है, अधिक विशिष्ट ऊष्मा की। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं जी। देखिए इधर, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं। ये बड़ा क्वेश्चन, बड़ा अच्छा खासा क्वेश्चन है कि ऐसा होता क्यों, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं। जो सर्दी पड़ती है ठंडे देशों में देखा होगा कि पानी की पाइपें फटने लगती हैं, चटकने लगती हैं। आपने घर में भी देखा होगा, जब पाइप सर्दियां पड़ती हैं तो उतने टाइट हो जाते हैं कि फटने लग जाते हैं, है कि नहीं भाई। अब इसमें आप क्या कहेंगे, क्योंकि जमने पर पानी फैल जाता है। या दूसरी बात आप ये कह सकते हैं इसमें कि पानी की पाइपों के संकुचन के कारण होता है, या फिर उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण होता है, या फिर उप सभी के सभी सारी कंडीशन ठीक है। ऐसा होता क्या, देखो बात तो यही है, क्योंकि जमने पर पानी फैलता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। जब पानी जमेगा तो फैलेगा। आपने देखो ठंडे देशों में सर्दी के मौसम में जब तापमान जब भी 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो पानी जमने लगता है। जो ठंडे जितने भी देश हैं, सर्दी के जो मौसम होते हैं, जब हमें ठंड पड़ती है तो उनका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा तो पानी जमने लगेगा। और पानी जमने के कारण उसके आयतन फैलने लगता है,
और बंद पाइप में जब उन्हें पूरी एंड मतलब एक ज़रूरत जो होती है पर्याप्त स्थान ना होने की वजह से जो पानी पाइप पर अत्यधिक दबाव डालता है तो इसके कारण पाइप फट जाता है। बात समझ में आई? भाई एक बात बताओ, ये पाइप है, ठीक है, ये पाइप है सर। जब ठंडे देशों में मैंने आपको बताया है, कोई भी जब ठंडे देश होते हैं उनमें अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो उनके अंदर पानी जमने लगेगा, और जब पानी जमने लगता है तो पानी फैलने लगता है। जब पानी फैलेगा तो निकलेगा बाहर, भाई कोशिश करेगा बाहर निकलने के लिए। अब पानी के तो उस होता है क्या है कि उसके जब पानी जमने पर उसका जो वॉल्यूम होता है वो फैलने लगता है, ठीक है, और उनको एक पूरी जो एक पर्याप्त जो एक जगह चाहिए होती है, ठीक है, ना मिलने की वजह से पानी जो है पाइप पर प्रेशर डालता है, दबाव डालेगा, और जब दबाव डालेगा तो पाइप फट जाता है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ऐसा होता क्यों? क्योंकि पानी जमने पर पानी फैलता है, और ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि जितने भी ठंडे देश होते हैं उन ठंडे देशों में अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से सर्दी के मौसम, ये बात कब की है? सर्दी के मौसम की बात कर रहे हैं हम। सर्दी के मौसम में जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो पानी जमने लगता है, ठीक है ना, और पानी जमने की वजह से वॉल्यूम का प्रसार होने लगता है, फैलने लगता है। तो उनको एक पूरी जगह ना, एक बात खुद सोच, अगर कोई सपोज करो एक आदमी को अगर डिब्बे, एक बात समझा रहा हूँ, डिब्बे में डालोगे नहीं आ रहा तो फैलेगा कि नहीं फैलेगा? एक एग्जाम्पल दिया है। तो पानी जब अंदर जमेगा तो पोजीशन, भाई उतनी जगह मिल नहीं पाती उसको, और जब जगह नहीं मिल पाती तो पाइप फट जाता है। तो मेरा जो आंसर होगा, आंसर कौन सा होगा आपका? मेरा फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा, क्योंकि जमने पर फैलता है, ठीक है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन बात करते हैं जी, बड़े गौर से देखिएगा। ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? यह क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? तो ताजे पानी का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस है। कौन सा है जी? 0 डिग्री सेल्सियस है, ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि ताजे पानी का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इस तापमान पर पानी जो है बर्फ बन जाएगा। जो इस टेम्परेचर पर जो वाटर होता है वो क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। देखो इधर आप जब हमको चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो पूरा बेसिक से आपको व्युत्पन्न मात्रा क्या होते हैं, मूल मात्रा क्या, तो हर चीज बताएंगे। लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम के लिए एंड सीटेट यूपीटेट के एग्जाम के लिए, ये क्वेश्चन उसमें पूछ लेता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको क्या बोला है कि ताजे पानी के हिमांक बिंदु, जब भी ताजे पानी का जो हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है, इस टेम्परेचर पानी क्या होने लगता है? बर्फ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पानी बर्फ बन जाएगा। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि शीतकाल में हेड पंप का पानी गर्म हो जाता है। ये भी आपने देखा होगा, जब ठंड पड़ती है तो नल में से पानी गर्म गर्म सा निकलने लगता है। भाई आपको कभी तो सरकारी नल लगे हो या घर में नल लगे हो तो सभी के यहाँ समर लग गई हैं, लेकिन आप देखते होंगे आपके कॉलोनी में नल लगा हो या आपके घर में लगा हो नल, जब सर्दियाँ पड़ती हैं तो होता क्या है कि पानी नलों से गर्म सा निकलने लगता है, भाप सी निकलती होगी, देखा कितना गर्म पानी निकल रहा है। होता है कि नहीं होता? तो कह रहा है गर्म होता है, क्योंकि होता है क्यों? इसने पहला ऑप्शन दिया कि शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है क्या? शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है, अतः जल गरम 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 प्रतीत होता है। भाई ये बात तो हो नहीं सकती। हाँ, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक हो जाता है। पृथ्वी के भीतर जो तापमान है, देखो ऑप्शन नंबर बी हम पढ़ रहे हैं, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। हाँ, ये बात तो हो सकती है। ऐसा क्यों होता है? रीजन बताते हैं। क्योंकि जो पृथ्वी के भीतर तापमान से अधिक होता है, जबकि ग्रीष्म काल में जो भूगर्भीय जल है की अपेक्षा वायुमंडल का तापमान अधिक होता है और पानी ठंडा हो जाता है। ये बात ध्यान रखना, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, बिल्कुल सत्य बात है। तभी हमें शीतकाल में हेड पंप का पानी गर्म हो जाता है, ठीक है। जबकि आपने देखा होगा जब ग्रीष्म काल होते हैं आपने देखा होगा जो भूगर्भीय जल की अपेक्षा जो वायुमंडल का जो टेम्परेचर होता है जब अधिक होता है तो वहाँ पानी ठंडा होता है, ठीक है। यही रीजन होता है सबसे बड़ा। तो आप याद रखिएगा, तो इसका आंसर जो हमारा होगा बी होगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। थोड़ा गलत लिख गया, अधिक लिख गया या अधिक होता है,
ठीक है ना। पृथ्वी के भीतर वायुमंडल के रेस्पेक्ट में जो तापमान होता है वो अधिक होता है। ओके, तुम्हारा आंसर क्या होगा? बी होगा। अगले क्वेश्चन बात करते हैं। ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं। क्या बात है, ये बात ही सही है। तो नीचे पानी छोड़कर, है ना, ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं नीचे पानी छोड़कर। कितने डिग्री पे छोड़कर? तो उसने क्या कहा है? पहला ऑप्शन 0 डिग्री सेल्सियस पर या 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था, आप शायद आंसर इसका दे भी सकते हैं। ठंडे देशों में जब जमना स्टार्ट हो, जम जाते हैं वो किस डिग्री सेल्सियस पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर। ये अभी मैंने आपसे डिस्कस भी किया था भाई। जब आपने देखा होगा जितने भी ठंडे प्रदेश हैं, जब शीतकाल होता है, जब वातावरण का जो टेम्परेचर होता है जब गिर गिर के 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, तब झील और तालाब जो होते हैं में पानी की ऊपरी सतह तो बर्फ में बदल जाती है, जबकि नीचे की परत जो होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस वाले पानी के रूप में रहती है। ये बात याद रखना। तो अभी मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि ऊपर की जो सतह होती है, ठीक है भाई, जब 0 डिग्री सेल्सियस तो जो झीलों तालाब के पानी की ऊपरी सतह जो होती है वो बर्फ में बदल जाती है, जबकि नीचे की जो परतें होती हैं वो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के रूप में रहती हैं। नीचे वाली सतह 4 डिग्री सेल्सियस पानी के रूप में दिखाई देंगी, लेकिन ऊपर वाली सतह वो जो क्या होती है वो बर्फ में परिवर्तित हो जाती है। किसमें? बर्फ में। अभी मैंने आपसे 0 डिग्री सेल्सियस में बात किया था आपसे, क्योंकि जितने भी ठंडे देश होते हैं वहां पे 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है? बर्फ जमने लगती है। ओके, अच्छा आगे बात करते हैं जी। 1 किलोवाट घंटा एक यूनिट है। 1 किलोवाट बराबर, आप याद रखिएगा, 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो ऊर्जा का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है? ऊर्जा का यूनिट होता है। किसका? 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का यूनिट होता है। और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 मेगा जूल होता है। देखो, आपको सब बताया जाएगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, एक माइक्रोन बराबर क्या होता है, एक पिको बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा में एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट के होता है। तो आप ये बात भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट के होता है। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा कि एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट के होता है। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। तो मैंने यहां बात कर रहा हूं 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है वो 3.6 मेगा जूल। कितना होता है? 3.6 मेगा जूल होता है। और ये ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह तापमान, देखो ये लिख दिया चह तापमान, गलती से लिख गया है, वह तापमान लिखिएगा यहाँ पे, वह तापमान जिसका पाठ्यांक को फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है। पैमाने पर वही होता है। कब होता है? 40 डिग्री पर होता है ना, या फिर -40 डिग्री पर होता है, या फिर आपका -34 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर -140 डिग्री सेल्सियस पर। अब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का के बीच में आप फॉर्मूला तो पता होगा आप लोगों को। फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताऊं, शायद आपको पता भी होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने। F बराबर 9/5 इंटू C प्लस 32। ठीक है ना, ये होता है हमारा, ठीक है ना। तो F बराबर, एक मिनट, तो क्या होता है? F बराबर 9/5 इंटू C प्लस 32। जो F और C के बीच में रिलेशन होता है, F जो होता है वो फ़ारेनहाइट होता है और C जो होता है वो सेल्सियस होता है। अब हम यहाँ पे लेके चलते हैं, अगर यदि C -40 डिग्री है, इफ अगर C -40 डिग्री है, तो यहाँ वैल्यू उठा के रख देते हैं यहाँ पे 9/5 इंटू -40 प्लस 32। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कैसे। तो -5 8 जा 40 और -9 8 जा 72 और प्लस का 32।
तो माइनस का 72 प्लस का 32, तो ये जो वैल्यू निकल के आई माइनस का 40 डिग्री आ गई। क्या आ गई? माइनस का 40 डिग्री आ गई। ठीक है ना? तो इस तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, देन आंसर आ गया। ओके, तो माइनस का 40 डिग्री हमारा आंसर होगा। माइनस 40 डिग्री में दोनों पैमाने समान। देखिए इधर अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं। तो देखिए इधर इसका पहला ऑप्शन, क्योंकि खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं, क्योंकि इसके न्यूनतम तापमान पर जीवाणु फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं। हाँ सही बात है बिल्कुल, क्योंकि इसके न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिसके कारण होता है क्या, खाद्य पदार्थ अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है और इसका जो न्यूनतम तापमान जो होता है वो 3 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगर मैं फ़ारेनहाइट में बात करूं, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट से 41 डिग्री फ़ारेनहाइट में, देखो ये फ़ारेनहाइट में हो गया और ये जो हमारा सेल्सियस में है, ये के बीच निर्धारित रखा जाता, मतलब इनके बीच में रखा जाता है। ठीक है ना? तो आप याद रखिएगा कि रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थ खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इनका न्यूनतम तापमान पर जीवाणु फफूंदी क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। इसी की वजह से खाद्य पदार्थ अधिक समय तक सेफ रहते हैं, सेफ रखा जा सकता है और इनका जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो 3 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं फ़ारेनहाइट में बात करूं तो 37 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री फ़ारेनहाइट से 41 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रखा जा सकता है। ठीक है ना? अच्छा, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपेक्षिक आर्द्रता को किसके रूप में व्यक्त किया जा सकता है? आपेक्षिक आर्द्रता को किसके रूप में व्यक्त किया जा सकता है? वो होता है प्रतिशत। आपने, ठीक है ना, किसके रूप में? प्रतिशत के रूप में। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हवा की जब अधिकतम नमी जब धारण करने की क्षमता और उसकी जो मौजूद जो आर्द्रता की वास्तविक मात्रा के अनुपात को आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। ये बात आप सबको पता होगी। इसको प्रतिशत से व्यक्त किया है, तो बस आपको इतना याद रखना है कि आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसके अंदर एक बात होती है कि जो हवा की अधिकतम जो नमी होती है उसको धारण करने की क्षमता और उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा के अनुपात को ही हम आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। ये तो आपने पढ़ा होगा, हमें इतनी बात याद नहीं करनी। आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं। न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? एक ये भी बड़ा क्वेश्चन, बड़ा इजी है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? तो देखिए पहला ऑप्शन, न्यून तापमान पैदा करने के लिए इसके सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। अतिचालनता, ये भी नहीं है। देखिए इधर अतिचालनता, ये भी नहीं है। जूल कैलोरी प्रभाव, ये भी नहीं होगा। रुद्रोष्म विचुंबन, ये हमारा आंसर होगा। कौन सा होगा? रुद्रोष्म विचुंबकन। रुद्रोष्म विचुंबकन को इंग्लिश में कहते हैं एडियाबैटिक डिमेजिनाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो जो परम शून्य ताप की जो प्राप्ति की दिशा में विशेष महत्वपूर्ण है ये। ठीक है ना? बस आपको याद रखना है, न्यून तापमान पैदा करने के लिए इसमें किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? रुद्रोष्म विचलन, ये आंसर होगा। ठीक है ना? अच्छा, थर्म किसका यूनिट है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि थर्म किसका यूनिट है? ठीक है, थर्म आपने देखा होगा, थर्म किसका यूनिट है? अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि थर्म किसका यूनिट है? शक्ति का, ऊष्मा का, प्रकाश का या फिर दूरी का? तो ये किसका है? ऊष्मा का है। ठीक है, थर्म ऊष्मा का ही हमारा आंसर होगा। थर्म का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो THM होता है। क्या होता है?
THM, ठीक है ना, बात समझ में आ गई, THM। और इसका जो 1 लाख ब्रिटिश थर्मस यूनिट के समतुल्य होता है। ब्रिटिश थर्मल यूनिट के समतुल्य होता है, BTU के नाम से जानते हैं। 1 लाख BTU के समतुल्य होता है। इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है थर्म का, वो THM होता है। और इसको अगर हम देखें, जो 1 लाख ब्रिटिश थर्मस यूनिट के समतुल्य है, BTU, B मतलब ब्रिटिश, T बोले तो थर्मल और U बोले तो यूनिट, ठीक है ना। इसका जो चिन्ह होता है वो THM होता है, ठीक है। इस लिख दिया है मैंने प्रतीक चिन्ह, ये मैंने बना दिया THM, ठीक। अच्छा, अगला क्वेश्चन बात करते हैं। जल का क्वथनांक उच्च तुंग ताप पर किस कारण से घट जाता है, ठीक है। तो निम्न वायुमंडल दाब के कारण घट जाता है, ये इसका आंसर होगा। निम्न वायुमंडल दाब के कारण घट जाता है। भाई आपने देखा होगा जल का क्वथनांक अधिक ऊंचाई पर निम्न वायुमंडल दाब के कारण घटता है, लेकिन ऊंचाई के बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। ये बात ध्यान रखना, ऊंचाई के बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब कम, ठीक है। तो जल का क्वथनांक उच्च पर जाकर निम्न वायुमंडल दाब रहता है, मतलब के कारण घट जाता है। किसके कारण? निम्न वायुमंडल दाब के कारण, क्योंकि ऊंचाई के बढ़ने पर वायुमंडल दाब कम हो जाता है। ऊंचाई बढ़ेगी तो वायुमंडल दाब कम होगा, ठीक है ना। और निम्न पर, और जो उच्च अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल दाब के कारण घट जाता है, ठीक है। बात समझ में आएगी, कौन सा? निम्न वायुमंडल दाब के कारण घट जाता है अधिकतम ऊंचाई पर। अच्छा, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है, वही पाषाण मतलब पत्थर, तो वह समान में पानी को विस्थापित कर देता है। समान में, यहां पे बीच में डैश है, समान के बाद एक डैश है, किसके? मतलब घनत्व में पानी को, देखो समान के बाद एक गैप है, ये मैं थोड़ा भूल गया हूं उसको लगाना, ये बीच में समान के बाद एक गैप है, में पानी को विस्थापित कर देता है। घनत्व, विशिष्ट या द्रव्यमान या आयतन। तो इसका जो आंसर होगा वो आयतन। क्यों? जब उसको पाषाण को डुबोया जाता है, पाषाण खंड को जब डुबोया जाता है, तो समान आयतन में पानी को विस्थापित कर देता है। मतलब समान एक बराबर हर तरफ, मतलब जैसे कि वॉल्यूम जो होता है उसको बराबर विस्थापित कर देगा, उधर कर देगा, ठीक है। तो इसी के कारण वो किसके समान आयतन में पानी को विस्थापित कर देता है। जब डुबोया जाता है तो समान आयतन में, समान के बाद क्या आएगा? या आयतन, मैंने क्या बोला? समान के बाद एक गैप है जो हम लगाना भूल गए, तो समान आयतन में पानी को विस्थापित कर देता है। तो इसका आंसर क्या होगा? आयतन। ऑप्शन 4 होगा, ठीक है ना। अच्छा, चलते हैं हम। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। अब आपको हम जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, बड़ा इजी वीडियो होगा रिलेटेड टू NTPC एग्जाम। बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे फिजिक्स के उसमें, जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और एक वीडियो आपको मैथ्स की भी मिलेगी, जो प्रॉब्लम्स ऑन एजेस की होगी, पार्ट 2 होगा, उस पर हम डिस्कस कर, पार्ट 3 होगा, सॉरी। तो प्लीज़ हर वीडियो को वॉच करें, समझो। और जब मैथ्स पढ़ाया करूँ पेन पेपर भी लेकर बैठा करें, फिजिक्स बताएं तब भी आप पेन पेपर लेके बैठा रहें, ठीक है ना। जब आपको फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है तो पेन पेपर लेके बैठे, मैथ्स पढ़ाया तो मैथ्स के लिए पेन पेपर लेके बैठे, जिससे कि आपको समझ में आने लगे, ठीक है। अच्छा, हम चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।